उसमें हम लोगों ने बात कर ली थी चार्टर एक्ट 1813 तक। चार्टर अधिनियम 1813 तक हम लोगों ने बाकी चीजों को डिस्कस कर लिया था। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे चार्टर एक्ट 1833 से संबंधित चीजों के बारे में। तो कल जो सवाल है। पढ़ाया गया जो कल पढ़ाया गया था उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है भाई। सर एक कंफ्यूज है। जी बताइए। सर जो कल उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में हुई, वो कितने में हुई थी, कितने चार्टर में, कितने एक्ट के द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। और सर एक और किताब है उसमें जो लक्ष्मीकांत दिया है, उसमें तो 1774 में दिया है। देखिए यही आप लोग कंफ्यूज होते हैं ना, कल ही हमने बताया था इसको बहुत ही एकदम अच्छे से क्लियर करके। यदि एक्ट का नाम पूछेगा तब आप लिखोगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यदि वर्ष पूछेगा कि किस वर्ष स्थापना हुई थी, तो इस एक्ट के अनुसार स्थापना हुई थी 1 साल बाद। अच्छा ये एग्जाम्पल में सोच लीजिए, जैसे कि मान लीजिए अभी इस जो गवर्नमेंट करेंटली है इसने कोई एक्ट पास किया, कोई बिल पास किया, ठीक है, वो फाइनली एक एक्ट बन गया। तो जब ये एक्ट होगा तो जरूरी नहीं है कि उसी साल उसी एक्ट के थ्रू सभी चीजें हो जाए। कुछ एक चीजें जो होंगी जो कि बाद के सालों में होंगी। जैसे मान लीजिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई सरकार के द्वारा। अब जरूरी नहीं है कि नई शिक्षा नीति जब लागू की तो हर एक प्रावधान नई शिक्षा नीति में एक साथ लागू हो गए। कुछ एक ऐसे होंगे जो कि बाद में लागू किए जाएंगे। तो जब से वह स्थापित किया जाएगा, जब से वह चालू होगा, लागू होगा, तब से वह वर्ष माना जाएगा। ठीक ऐसा ही कॉन्सेप्ट में आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का है। एग्जाम्पल से जैसे 1773 का ये एक्ट है, न कि वर्ष में बता रहा हूँ यहाँ पे। जो 1773 का एक्ट है इसके द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपकी कहाँ, कब, 1774 में। अब क्लियर हुआ। यस सर। और एक सर क्वेश्चन है। जी वारेंग है चार सदस्यीय परिषद पार्षद क्या थे? देखिए, वारेन हेस्टिंग्स जो थे, या फिर से क्वेश्चन बोलिए आप। वारेंग हेस्टिंग के 4 सदस्यीय परिषद पार्षद क्या है? हमने आपको कल ही बताया था कि जो गवर्नर जनरल होगा बंगाल का, वो उतने बड़े क्षेत्र बंगाल को अकेले तो संभाल नहीं सकता। उसको संभालने के लिए उसके सहायक के रूप में, सहायक के रूप में व्यक्तियों के सदस्यों की आवश्यकता पड़ेगी। तो वे व्यक्ति जो सहायक के रूप में बंगाल के गवर्नर जनरल के साथ थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल का परिषद बोला जाता था। तो वही परिषद में सदस्यों की संख्या कुल पहले 4 थी। जब आप रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ोगे फिर उससे या फिर उससे पहले पढ़ोगे तो गवर्नर जनरल की परिषद में कुल 4 लोग हुआ करते थे उसकी सहायता के, जो कि विभिन्न कार्यों को करते थे। लेकिन जब आप देखोगे कि क्विट्स इंडिया एक्ट 1784 आता है तो इसमें काउंसिल में, इस परिषद में जो सदस्यों की संख्या पहले 4 होती थी उनकी संख्या घटाकर 3 कर दी जाती। और कोई क्वेश्चन? सर उनका नाम बता सकते हैं क्या? नहीं, नाम तो देखिए हमें अभी तक ध्यान में ऐसा नहीं है, ना ही हमने अभी इस टाइम डिटेल में पढ़ा है कभी। यदि इतना भी डिटेल आपको पूछेगा तो मैं बता सकता हूँ, यदि किसी भी सोर्स में ये नाम अवेलेबल होंगे तो उन चारों काउंसिल मेंबर के नाम क्या थे तो हम आपको जरूर बता देंगे। आपसे नाम थैंक यू किसी सर। भी एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, नॉट इवन इन यूपीएससी एंड बीपीएससी एंड यूपीपीसीएस आल्सो। इतनी डिटेल में चीजें आपसे नहीं डिस्कस की जाती, ना ही आप किसी बुक्स में पढ़ोगे तो आपको इतने मेंबर्स के नाम भी जल्दी नहीं मिलेंगे। लेकिन आपकी यदि क्वेरी है तो मैं एक बार देखूंगा, यदि मुझे कहीं मिलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि काउंसिल मेंबर्स के नाम क्या क्या थे। और किसी का कोई क्वेश्चन भाई? नो सर, आगे बढ़िए सर। ओके, तो हम लोग बात करेंगे आज के चार्टर एक्ट 1833।
देखिए, हम लोगों ने 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें सबसे पहले एक पॉइंट डिस्कस किया था कि कंपनी के भारत के साथ जो व्यापार करने का एकाधिकार था उसको क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन अब ध्यान रखिएगा, यह जो चार्टर एक्ट है इसमें भी व्यापार करने का अधिकार जो है वह पूर्णतः क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। दोनों में अंतर समझिएगा। वहां पर ये था जो 1813 का चार्टर एक्ट है कि जो कंपनी थी पहले, वो केवल और केवल एक ही कंपनी जो पहले भारत में आकर व्यापार करती थी वही एकाधिकार के रूप में, मतलब वही अकेले पूरे भारत में क्या करती थी, व्यापार करती थी। ठीक है, और इसके अलावा अन्य कोई जो भी प्रावधान है वो क्या करते थे, वह व्यापार नहीं कर सकते थे उनके एक्ट के अनुसार। तो 1813 में तो सबसे पहले उसे समाप्त किया गया कि भारत के अंदर, ध्यान रखिएगा मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर भारत के अंदर, चीन के अंदर भी उनका एकाधिकार था, लेकिन चीन के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो जब ये एक्ट 1813 वाला आया तो सबसे पहले जो भारत के अंदर उस कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त किया। लेकिन जैसे चार्टर एक्ट आया जो अगला आया 1833 वाला, उसमें कंपनी के व्यापार करने का ही अधिकार, एकाधिकार नहीं, व्यापार ही करने का अधिकार, कि ये भी नहीं कि आप व्यापार आप भी नहीं करोगे, मतलब कंपनी भी अब यहाँ पर व्यापार नहीं करेगी। अब सीधे तौर पर जो पहले कंपनी के माध्यम से होता था शासन, अब वो सीधे तौर पे ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर अपने शासन करेगी, वहां पे अपने प्रावधानों को लागू करेगी। पहले कहीं ना कहीं जो आपके जो व्यापारिक केंद्र थे, उनके जो व्यापारिक लोग थे वो क्या करते थे, शामिल होते थे और चीजों को क्या करते थे, कंपनी के माध्यम से चलाते थे। तो कंपनी एक जरिया होता था। लेकिन इस एक्ट के थ्रू कंपनी का जो व्यापार का ही अधिकार था उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो आप लोग समझ पाए होंगे कि दोनों अलग चीजें, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। यदि क्वेश्चन ये पूछेगा कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः कब समाप्त कर दिया गया, तो आपका आंसर होगा चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत। वहीं पर पूछेगा कि कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का जो एकाधिकार था उसे कब समाप्त कर दिया गया, तब आपका उत्तर होगा 1813 का चार्टर एक्ट। एग्जाम्पल समझ लीजिए, मान लीजिए हमको नेपाल में चाहे भूटान में जाके क्या करना है, व्यापार करना है। हम अपनी कंपनी वहां पे लेके गए और हमने कहा कि मेरी कंपनी के अलावा अन्य कोई कंपनी मेरे देश की यहाँ पर अधिक व्यापार नहीं कर सकती। तो ये मेरा क्या रहा, ये मेरा व्यापारिक एकाधिकार रहा। ठीक है, अब ये हो जाए कि भैया कोई दूसरी तो छोड़ो, जो खुद की तुम्हारी कंपनी है जो पहले वहां व्यापार कर रही है, मेरी कंपनी जो वहां पर व्यापार कर रही है, उसको भी व्यापार करने का अधिकार नहीं होगा। अर्थात तो पूर्ण रूप से जो कंपनी की व्यापारिक गतिविधि है उसको समाप्त कर दिया जाए। तो दोनों अलग चीजें, पहले बाकी दूसरों को कर मना था, आप कर सकते थे, लेकिन दूसरे वाले केस में किसी को भी व्यापारिक जो अधिकार है कंपनी का उसको ही समाप्त कर दिया गया। आप व्यापार के अलावा प्रशासन की चीजें कर सकते हो, लेकिन आप कंपनी अब क्या करेगी, व्यापार नहीं करेगी। तो जो कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त किया गया, ये इसी एक्ट 1833 के अंतर्गत किया गया। इसमें किसी कोई कंफ्यूजन भाई? बताइए, समझ में आ गई चीजें? देखिए, इन चीजों को नोट कर लीजिएगा, बुलेट पॉइंट्स वाली चीजें बता रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको मिस मत करिएगा। एटलीस्ट जो भी पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं एक्ट वाले, उन पॉइंट्स को याद करके ही एग्जाम में जाइएगा, क्योंकि एकदम रटे रटाए एकदम आपके एग्जाम के हिसाब से ही ये पॉइंट्स बनाए गए हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगला जो प्रावधान लाया गया चार्टर 1833 के अंतर्गत, वो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि पहले जो था, हमने पहले ही बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, जब 70 से 73 का रेगुलेटिंग एक्ट हम आपको कल पढ़ाए तो आपको बताया कि पहले बंगाल का गवर्नर होता था, लेकिन बंगाल के गवर्नर के बंगाल के क्षेत्र में जब अन्य प्रेसिडेंसियां मिली जिसमें बंबई, मद्रास और कलकत्ता,
तीनों प्रेसिडेंसियां मिली, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर से गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये किसकी बात है? ये बात है आपके रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। लेकिन इस एक्ट अर्थात चार्टर अधिनियम 1833 की यह खासियत है कि जो अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जा रहा था, अब उसकी क्षेत्र सीमा क्या हो गई? पूरे भारत में फैल गई। मैंने पहले ही बताया कि अब जो कंपनी है वो कंपनी व्यापार के माध्यम से शासन नहीं करेगी, बल्कि खुले तौर पर शासन करेगी। तो खुले तौर पर शासन कब करेगी? जब उसका ऑल ओवर इंडिया क्या होगा? पकड़ होगी। तो अब जो ये बंगाल तक सीमित थे ब्रिटिशर्स, वो क्या हो गए? धीरे धीरे आप देखेंगे तो भारत के संपूर्ण क्षेत्र पर इनके धीरे धीरे कब्जा होने दिखाई देने लगता है हमको। इसीलिए बंगाल का जो गवर्नर जनरल का पद था वो अपडेट होकर, वो एक्सटेंड होकर क्या हो गया? भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि किस एक्ट के थ्रू बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा या जाना जाने लगा? तो आपका आंसर होगा चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत। इसमें किसी कोई कंफ्यूजन भाई? बताइए। मॉर्निंग सर। कौन ज्वाइन हुआ भाई? गुड इवनिंग की गुड मॉर्निंग? चलिए, गुड वाला मॉर्निंग। आते हैं टॉपिक पे, ध्यान रखिए। भारत का गवर्नर जनरल इस एक्ट के द्वारा बनाया गया। अब हम आपसे क्वेश्चन ये है कि भैया किसको किसको पता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए भाई। लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक। अब हमको एक जरा सा बता दीजिए कि आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम सुनते ही माइंड में कुछ स्ट्राइक करना चाहिए, माइंड में तुरंत याद आना चाहिए। कुछ याद आता है इनको लेकर? इनका जो महत्वपूर्ण कार्य है लॉर्ड विलियम बेंटिक का, आपको कुछ ध्यान में आता है? नहीं पता? अरे मोरी मैया, ऐसे कैसे काम चलेगा? अरे प्रभु, आप लोग सती प्रथा का नाम सुने सती हो? प्रथा, हाँ सर, इन्होंने ही खत्म कैसे करा था। भूल जाते हो? हम मतलब आप लोगों को कहीं भी आंसर दिखे तो उसका देखो, स्टूडेंट वो अच्छा नहीं होता कि जो क्वेश्चन का आंसर जानता हो। मैंने पहले ही बताया है कि मल्टी डायमेंशन अप्रोच होना चाहिए। एक अच्छे स्टूडेंट का यही पहचान होता है कि आप आंसर से भी यदि क्वेश्चन बना लेते हो। मैंने पहले ही बताया था कि क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, यदि आपको कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया होगा तो उसमें 4 आंसर दिए गए होंगे। हो सकता ये है कि आपके उस क्वेश्चन का उनमें से कोई एक आंसर हो, आप भी जानते हो, लेकिन जो 3 अन्य ऑप्शन होंगे, तो मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि किसी न किसी क्वेश्चन के आंसर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि वेदों की ओर लौटो, तो 4 लोगों के नाम दे दिए गए कि किसका नारा है, आपने लगा दिया सही का टिक। तो 3 ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने भी कुछ बोला होगा, उनके भी कुछ स्टेटमेंट रहे होंगे, या फिर वो कौन होगा। तो यदि आप इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हो और उनके बारे में भी जानकारी आपके पास पूर्ण रूप से है, जिसके लिए आपको क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं पड़ती और उनको देखते ही माइंड में वो चीजें स्ट्राइक हो जाती हैं, तो समझिए कि आपका जो अप्रोच है, जो आपकी तैयारी है, वो सही है। तो ऐसा कोशिश करिए कि सभी चीजें आपको सामने दिखते हैं, वो चीजें माइंड में याद आने लगे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक किस लिए जाने जाते हैं? सती प्रथा के लिए। भारत में जो सती प्रथा को निषेध किया गया था, जिसकी मनाही की गई थी, वो किया गया था आपके इसी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। अच्छा, वो भारतीय व्यक्ति कौन थे जिन्होंने सती प्रथा को विरोध किया था? राजा राम मोहन राय। वेरी गुड, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा क्या किया गया था? आपका विरोध किया गया था, और उनसे प्रभावित होकर ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को क्या किया था? निषेध किया था। ऐसे एक और पूछ लेता है कि बाल विवाह संबंधित कौन से भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश काल में इसके खिलाफ आवाज उठाई थी?
बताइए। ऑप्शन अवेलेबल है क्या? नहीं, ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। याद है ईश्वर सर से बस। नाम है उनका। अंकिता जी आप बताइए, आपके मॉडर्न रुकिए हिस्ट्री सर, में रहा होगा। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है अभी। एक कप मस्त ब्लैक कॉफी पीजिए, दिमाग सही से काम करेगा। ब्लैक कॉफी बनाने आती है? जी सर। कैसे बनती है? खैर छोड़ो, नहीं यहाँ पे कुकिंग नहीं पढ़ाना है, टॉपिक पे आओ। मेरा क्वेश्चन ये था कि बाल विवाह को किसने मतलब निषेध किया था, किसने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी? तो ईश्वर चंद विद्यासागर का आप लोगों ने नाम सुना होगा, सुना है? यस सर। यस सर। हाँ तो भैया वही ईश्वर चंद विद्यासागर जी ने भारत में बाल विवाह के खिलाफ क्या किया था, आवाज उठाया था। अब जब बात बाल विवाह की आ गई है तो बता दीजिए कि बाल विवाह को रोकने के लिए भारत में एक एक्ट बनाया गया, एक अधिनियम पारित किया गया। उस एक्ट या फिर उस अधिनियम का क्या नाम है? ये पॉलिटी का ही क्वेश्चन है और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में हर बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बताइए। शारदा अधिनियम सर। बताइए। वेरी गुड, सही जवाब, शारदा अधिनियम। ठीक है, शारदा एक्ट जो है वो बाल विवाह से संबंधित है। जब शारदा एक्ट आ गया तो बता दीजिए, जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है, वैसे ही शारदा किस भाषा की लिपि है? हिंदी। आपके दिमाग में आ हिंदी। शारदा मीन्स सरस्वती माँ। सर हाँ। संस्कृत। अच्छा, संस्कृत। किसने जवाब दिया भाई? धीरे से नाम बताएं वो तो। देखिए जिसने भी बोलिए। जवाब दिया है उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आप लोग डरते क्यों, मुझे समझ में नहीं आता है। गलत सही जवाब दोगे, जवाब जवाब होता है, चाहे गलत हो चाहे सही। यदि गलत होगा तो मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। देखिए, शारदा जो लिपि है वो संस्कृत की लिपि है। संस्कृत जिस लिपि में लिखी जाती है, जिस प्रकार से लिखी जाती है, उसकी जो शैली होती है उसको हम लोग शारदा लिपि बोलते हैं। और हिंदी जिस रूप में लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और ब्राह्मी जो प्राकृत भाषा है वो मैक्सिमम आपको ब्राह्मी लिपि में देखने को मिलेगी। सब लिपियां अलग अलग होती हैं, उसको डिस्कस नहीं करना था। मेरे कहने का मतलब ये था कि ऐसे पढ़िए कि यदि आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप देखे होगे हम लोग कहाँ थे, हम लोग लॉर्ड विलियम बेंटिक पढ़ रहे थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक से हम लोग को याद आया सती प्रथा, सती प्रथा से याद आया भारतीय व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति के साथ आए कोई बाल विवाह भी संबंधित चीजें थी, फिर उससे संबंधित एक्ट क्या था, शारदा है तो शारदा समझ गया। यदि ऐसे आपके माइंड में क्वेश्चन अपने आप जनरेट होते जाएंगे तो आप जो मल्टीपल जो आपके अंदर डायमेंशन अप्रोच का होगा, आप उससे क्या कर ले जाओगे कि अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों के दिमाग में स्टोर हो जाएंगी अपने आप, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये तो हो गया दूसरा आपका फैक्ट। पहला फैक्ट आपने जाना कि व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया। दूसरा जाना कि आपने जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था अब वो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, अर्थात अब वह पद भारत का गवर्नर जनरल हो गया। और वैसे पहले व्यक्ति जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब तीसरा पॉइंट क्या है यह भी ध्यान में रखिए। देखिए, आपको इन सभी चीजों को पढ़ने से पहले रिवीजन करके आना चाहिए था, आप आसानी से और समझ में पाएंगे। यदि आपके पास कल का नोट्स है तो उसको निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए समझिएगा, हमने कल बताया था आपको एक्ट पढ़ाते समय, पिट्स इंडिया एक्ट जब आपको पढ़ाया था 1784 का, तो उसमें बताया था कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, परिषद थी, उसमें सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 3 कर दी गई थी। मैंने बताया था कि गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 3 कर दी गई थी। लेकिन इस चार्टर अधिनियम, इस चार्टर एक्ट के द्वारा पुनः 3 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 4 कर दी गई। पहले 3 थी, देखिए समझिएगा, पहले काउंसिल में सदस्यों की संख्या 4 हुआ करती थी, फिर -1 हुआ पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा,
जिसके द्वारा सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो गई, वो हो गई आपकी 3। उसके बाद पुनः इस 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसके द्वारा क्या हो गया, इनकी संख्या 4 हो गई। ठीक है भैया, 4 हो गई जरूर, लेकिन ये जो एक बाद में जुड़ा है चौथे मेंबर के रूप में, आखिर ये था कौन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चौथा जो परिषद में सदस्य, हाँ अरे भैया हाँ, जो बोर्ड के था सामने, सर चौथा जो था वो विधि सदस्य था ना। वेरी गुड, सही बात है। लॉ मेंबर कह लें उसको, जिसको हम लोग विधि सदस्य बोलते हैं। लीगल मेंबर, लॉ मेंबर, कई सारे नाम मिलेंगे, तो सीधे रूप से जान लीजिए जो चौथा सदस्य इनकी कमेटी में कह लें, काउंसिल में कह लें, जुड़ा था, वो था कौन, वो था विधि सदस्य। विधि सदस्य का मतलब जो कि उस समय देश में विधि संबंधित, कानून संबंधित, नियम संबंधित जो जानकारी दे गवर्नर जनरल को, कानून संबंधित सभी प्रावधानों को स्थापित करने में मदद करे। तो विधि एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि विधि सदस्य की नियुक्ति किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल में की गई। तो आपकी किसमें की गई, चार्टर अधिनियम 1833 में। यही क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल की संख्या पुनः 3 से 4 हो गई, तो वो हुआ आपके 1833 के एक्ट के द्वारा। या फिर यही क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य को चौथे सदस्य के रूप में किस एक्ट के द्वारा स्थान दिया गया या फिर जोड़ा गया। तो एक्ट का नाम भी ध्यान में रखेंगे, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। ठीक है, इसमें किसी कोई कंफ्यूजन भाई? सर एक क्वेश्चन है, जी। जैसे वो कन्हैया जी पूछ रहे थे ना कि 3 जो उसके सदस्य थे वो कौन थे, तो सर उसमें कोर्ट में, मतलब वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट था वहाँ पे सर मुख्य न्यायाधीश थे ना सर एलिजा इम्पे, उनके साथ 3 और न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, जी हाँ, बेनेस्टर, हाइड। तो जी सर हाँ। क्या यही तीनों थे वो पार्षद के भी सदस्य? नहीं, ये अलग होंगे, कोर्ट के मेंबर अलग होंगे। ओके सर। न्यायाधीश के जो सॉरी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे वो अलग कार्य करने की उनकी प्रवृत्ति होती है, वो अलग रूप से कार्य करते हैं। जो गवर्नर जनरल की काउंसिल में होंगे उनकी विशेषता अलग होती है, तो वो उस हिसाब से चुनकर आते हैं। जैसे एज एग्जाम्पल समझिएगा, मान लीजिए आज का सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो जज होंगे जो फैसला सुनाएंगे वो वही व्यक्ति सुना सकते हैं जिनको लॉ का नॉलेज होगा। और जो गवर्नर जनरल काउंसिल में होंगे, मान लीजिए प्रधानमंत्री की जो आपकी कमेटी में होंगे, कैबिनेट में होंगे, वही लोग होंगे जो उस क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे, जो उस क्षेत्र की जानकारी रखते होंगे। तो दोनों अपने आप जगह जगह अलग अलग हैं। ठीक है, यस सर। अब देखिए, ठीक है, आप लोगों ने जाना कि चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य की नियुक्ति की गई या शामिल किया गया विधि सदस्य, और साथ में ये भी जानिए जैसे ही चार्टर एक्ट में विधि सदस्य जोड़ा गया तो विधि सदस्य के द्वारा ही पहली बार भारत में विधि आयोग की क्या हो गई, स्थापना की गई। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछता है प्रश्न, क्या पूछता है कि भैया विधि आयोग की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी। ब्रिटिश भारत में विधि आयोग की स्थापना किसके द्वारा, किस एक्ट के द्वारा हुई थी। तो यह हुआ था आपके चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, जिसको हम लोग इंग्लिश में लॉ कमीशन बोलते हैं। अभी भी विधि आयोग है, ध्यान रखिएगा, ये विधि आयोग समाप्त नहीं हुआ है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात भी विधि आयोग कंटिन्यू है, अभी भी ये है। जिनको विधि आयोग के बारे में पूर्णतः जानकारी नहीं है, तो विधि आयोग संबंधित सभी जानकारियां आपको कहिए तो हम लिंक के माध्यम से दे देंगे, इसके ऊपर पढ़ाया जा चुका है। तो डिटेल में यदि किसी को पढ़ना है कि प्रथम इसके अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान में कौन है, ये किसको रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, क्या है, यदि किसी को जानना है तो बता दीजिए, हम दे देंगे आप लोगों को, वीडियो इस पे बना हुआ है। ठीक है सर यस सर।
मैं बोल रहा था कि ये विधि आयोग जो है मतलब इसी नाम हाँ से अभी भी चल रही है क्या, विधि आयोग के ही नाम जी हाँ से? बिल्कुल। जी बिल्कुल, विधि आयोग बोलते हैं या फिर सीधे सीधे बोल देंगे उसको लॉ कमीशन, दो इसी नाम से चलती है। और अभी इसके चेयरमैन कौन है करंट में अभी? अभी इसके वर्तमान में कोई चेयरमैन नहीं बने हैं, ये पद खाली है, लेकिन कार्यवाहक रूप में कोई है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। मैं बता दूंगा, यदि आप लोग अभी सर्च करोगे विधि आयोग के नाम के तो कोई विशेष आपको नाम मिलेगा नहीं। ये जो 2019 से शायद ये पद खाली है, ऐसा कुछ है। आप लोग देखोगे तो पता चलेगा। मैं आपको एक सवाल वीडियो और का सर, लिंक भेज दूंगा। हाँ बोलिए। मैं बोल रहा था कि अभी करंट में आई मीन 2022 में अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम क्या है? एन वी रमन्ना। एन वी रमन्ना। NV रमना। हम्म। ओके सर। दो अलग अलग क्वेश्चन होंगे, कंफ्यूज मत होएगा। यदि हाई कोर्ट का पूछेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में पूछ देता है कि यूपी हाई कोर्ट या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है। तो आप लोग सीधे CJI देखते हो तो ये क्वेश्चन देख के तुरंत टिक मार दोगे एन वी रमन्ना, और कंफ्यूज हो जाते हो। तो भैया इलाहाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस राजेश बिंदल हैं, उनका नाम राजेश बिंदल है। और जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो NV रमना है। किसी ने राजेश सर बिंदल NV रमना इत्यादि को देखा है लाइव, उनका लेक्चर सुना है? नहीं चलिए कोई नहीं, बोलिए। सर, मैं बोल रहा था कि हालांकि जो हाई कोर्ट है टोटल 25 है ऑल ओवर इंडिया में, है ना? तो हम्म। 25 हाई कोर्ट है तो उनके सबके अलग अलग CGI होंगे ना, तो हम हाँ किसी एक सबके का अलग कैसे अलग नाम होंगे। सेलेक्ट कर सकते हैं? तो वो जब क्वेश्चन में आएगा तो वो पर्टिकुलरली मेंशन होगा ना कि इस स्टेट के कौन से आप इस स्टेट के। पर्टिकुलर मेंशन होगा, लेकिन मैंने बोला ना कि आप लोग खुशी खुशी में क्वेश्चन पूरा पढ़ते नहीं हो और गलती करके चले आते हो, मैं उस केस में बोला। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग बहुत खुश होते हैं, पेपर देख लेते हैं, बस बस आज तो हमारा टॉप करने का इरादा है, और उस चक्कर में ऐसे कई सारे क्वेश्चन गलत करके आते हैं जल्दीबाजी में, जिसमें क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन आता हुआ गलत टिक मार के आते हैं, बाद में आते। जैसे मेरे से क्वेश्चन गलती हुआ था जब मैंने BA का एंट्रेंस दिया था BHU का पहली बार। तो मेरे से गलती ये हुआ था कि वहां पे क्वेश्चन था कि कौन से आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों की गठन की मांग को मना किया था। अब मैंने खुशी खुशी में कि मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा है, मैंने पढ़ लिया कि जो भाषा के आधार पर राज्यों की मांग मतलब की मांग किसने मानी थी, किस आयोग ने मानी थी। हमने सीधे सीधे फजल जो कमेटी थी उसको लगा दिया, फजल अली जो कमेटी थी समिति थी। अब जब उसको आंसर की मिलाना शुरू किया तब मेरे को जब उसमें दिखा कि धर आयोग के द्वारा जो भाषा के संबंधित थी उनको मना किया गया था। धर आयोग ने बोला था कि आप भाषा के आधार पर राज्यों का गठन मत करिए। तो ये उसका आंसर था। फिर मैं कंफ्यूज हो गया कि आखिर इतना गलत वो कैसे हो सकते हैं। फिर मैंने क्वेश्चन पेपर उठाया, देखा वहां पर तो मात्र एक शब्द न पढ़ने के कारण जल्दीबाजी में मेरा जो 3 नंबर तो सही गया ही गया, 1 नंबर ऊपर से माइनस मार्किंग हो गया। इसीलिए जल्दीबाजी में चीजें गलत हो जाती हैं। तो थोड़ी सी चीजें कई बार होती हैं कि आप वेल प्रिपेयर्ड होके जाते हो और 1-2 नंबर से आपका एडमिशन जरूर हो जाएगा। हो सकता है कि हॉस्टल की प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है कुछ रैंकिंग प्रॉब्लम हो जाए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम हो जाए। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया विधि आयोग के बारे में। देखिए 2 चीजों के आपको हम लिंक भेज देंगे। पहला, सभी आर्टिकल आपको हम पढ़ा नहीं सकते 1 to 395 के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट, और उनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं, आप लोग भी जानते हो। तो आपको 1 से लेके 395 के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट इवन आपका जो एग्जाम है वो आल्सो बेनिफिशियल अबाउट UPSC, BPSC, UPPCS and other academics and universities entrance exams also, आप उसको देख सकते हो। तो लगभग सर मैंने BSSC का भी फॉर्म भरा है। हाँ, तो 2 घंटे के आसपास का वो लेक्चर है। आप लोग चाहोगे तो मैं भेज दूंगा सर को, सर भेज देंगे, या फिर मैं डायरेक्टली भेज दूंगा उनसे पूछ के, क्योंकि ठीक है आप सर। लोगों को आयोग की वीडियो भेजी गई होगी, लिंक उसका। आप लोगों में सर से कितने लोगों ने उसे देखा? मैंने देखा लेकिन पूरा नहीं देखा। पूरा पढ़ लीजिए। देखे सर।
क्योंकि उससे एक क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं आएगा। उसमें आपको जितनी अभी तक हमने पढ़ाई हैं चीजें, जिसमें आपका फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाले में, वो उसमें कुछ आयोग के नाम आपको मिले होंगे। जैसे आपको कैबिनेट मिशन मिला होगा, क्रिप्स मिशन मिला होगा, ये सभी चीजें समितियां जो आयोग है उसमें आपको वहां पर मिलेंगी। बाकी जितनी समितियां बनी है समय समय पर, उनके संबंधित कार्य क्या है, अध्यक्ष क्या है। देखिए 48 मिनट का वो लगभग लेक्चर होगा, जितनी भी चीजें होंगी आप उसको देखिए। सभी चीजें क्या है कि उसमें बहुत शॉर्ट टाइम में सभी चीजें दी गई, कोशिश की गई कि कम समय में आकी चीजें, वो चीज ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा। बाकी यदि कोई दिक्कत होता है तो बताइएगा, हम उस टॉपिक पे वैसे डिस्कशन में वीडियो बना देंगे। अभी समय मिल नहीं पाता इसलिए सभी चीजें उतनी है नहीं, तो टॉपिक वाइज चीजें धीरे धीरे आपको मिल जाएंगी। यदि आपको कोई चीजें ऐसी समझ में नहीं आती हैं तो बता दीजिएगा, कोशिश की जाएगी कुछ टॉपिक पे आपको वीडियो दे दी जाए बना के। ठीक है? यस सर। ठीक है, ये तो बात हो गई देखिए विधि आयोग के बारे में। ठीक है, कि विधि आयोग का गठन किया गया चार्टर एक्ट 1833 के तहत। इसके अब देखिए इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ये है कि आपके एग्जाम में पूछता है कि विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भैया विधि आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे लॉर्ड मैकाले महोदय। कौन बनाए गए थे? लॉर्ड मैकाले महोदय जी को बनाया गया था विधि आयोग का प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। लॉर्ड मैकाले का जैसे ही नाम सुनते हैं तो आपके माइंड में दो चीजें आनी चाहिए। कौन कौन यस सी? सर। पहली कि भारत में जो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी या फिर इंग्लिश भाषा को बनाया गया वो इनकी ही देन है। भारत में इंग्लिश शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड मैकाले महोदय ने की, जो कि भारत के लिए मैं इसको अभिशाप मानता हूँ। रीजन ये है, यदि कोई व्यक्ति या कोई बच्चा जो कि अपने लैंग्वेज में अच्छा कर सकता है तो उसके लिए इंग्लिश भाषा या कोई अन्य भाषा बैरियर का काम करती है। आप किसी भी जो भी विकसित कंट्री है उठा के देख लीजिए, रूस को देख लीजिए, चाइना को देख लीजिए, जापानीज को देख लीजिए, इजराइलियन लोगों को देख लीजिए, वो सभी लोग अपनी भाषा में चीजों को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, अपनी भाषा में रिसर्च करते हैं। वो ये नहीं करते कि मतलब इंग्लिश भाषा को इतना तवज्जो दे रहे हैं जिससे कि आप वो होता क्या कि आप अगला कोई इंग्लिश बोला तो हम लोग ऐसे मुंह खोल के अरे राम राम, उसके मुंह से तो फूल झड़ रहे हैं, कितना अच्छा बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोगों के बीच में ये हाइप है, ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन बाकी जो अदर कंट्री जो डेवलप्ड हैं वो इंग्लिश को तवज्जो नहीं देती, बल्कि वो क्या करेंगे, सक्सेसफुल होने के बाद एक ट्रांसलेटर रख देंगे। अरे भैया जब हमको लैक ऑफ नॉलेज इंग्लिश की वजह से हो जाएगा, जब हमारा बैरियर इंग्लिश बन जाएगा तो हम रट्टा मार मार के सीखे जा रहे हैं इंग्लिश। अच्छा 1 से 2 में गए हम लोग, वहां से इंग्लिश सीखे जा रहे हैं कि बेटा इंग्लिश बोलोगे तो तुमको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। ये हाइप बन गया। तो ये जो अभिशाप का काम देने का किया वो आपका किया लॉर्ड मैकाले ने, इंग्लिश व्यवस्था। और दूसरी चीज ध्यान में रखोगे कि लॉर्ड मैकाले ने ही जो वर्तमान में आपको हमको दंड दिया जाता है, जो धाराएं हमारे ऊपर लगाई जाती हैं कि आपने चोरी की तो ये धारा लगेगा, मर्डर किया तो ये धारा लगेगा, आपने लूट की तो ये धारा लगेगा। तो जितने भी ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन ऑफ क्राइम्स हैं, क्राइम के बारे में जितनी भी परिभाषाएं दी गई हैं उनके बारे में, और उस क्राइम के लिए दंड क्या होगा उसके बारे में जो प्रावधान मिलता है वो हमें मिलता है आईपीसी के अंतर्गत, जिसे हम लोग बोलते हैं इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। तो ये भारतीय दंड संहिता है, उसकी जो ड्राफ्ट तैयार किया था, उसका जो आपका प्रारूप तैयार किया था वो किया था आपके इसी लॉर्ड मैकाले महोदय। तो दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। पहला कि विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। दूसरी चीज में ध्यान रखनी है उनसे संबंधित कार्य, कि भारत में इंग्लिश माध्यम से शिक्षा की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है, लॉर्ड मैकाले को। दूसरा कि आईपीसी का अर्थात इंडियन पिनल कोड, जिसे हम हिंदी में भारतीय दंड संहिता भी बोलते हैं, इसका ड्राफ्ट या फिर प्रारूप किसने तैयार किया था, तो किया था लॉर्ड मैकाले। ये भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये तो हो गया तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट सॉरी। अब आते हैं लास्ट के पॉइंट की तरफ जो कि 1833 के आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए 1833 से पहले भारत में जो दास प्रथा थी ये
इसका कोई स्वरूप नहीं था, इसके लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं किया गया था। देखिए एक बात समझिएगा, हम लोग जितनी ब्रिटिशर्स को कोसते हैं वो हर जगह गलत नहीं थे। उन्होंने कई सारे, हमने कल भी बताया था, आज भी बताया था, सती प्रथा को समाप्त करना, बाल विवाह को समाप्त करना, शिक्षा की स्तर जो लेवल थी उसको कुछ सुधारने का काम करना, जो दास प्रथा थी उसको समाप्त करने का काम करना, ये सभी चीजों जो देन है ये आपका किसकी देन है? ये आपका ब्रिटिशर्स की देन है। तो लेकिन उसी अभी में तो से आपने एक था, कोसा सर मैकाले को। मैकाले को इसलिए कोसा क्योंकि उन्होंने माध्यम बैरियर बना के गए हैं ना। शिक्षा की गुणवत्ता उन्होंने जरूर सुधारी, लेकिन उन्होंने जो माध्यम बना के गए, यदि वो चाहते तो हिंदी माध्यम में भी गुणवत्ता को सुधार सकते थे, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? उसके पीछे कभी कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, सर सभी कुछ है। अब उन्होंने हाँ 300 बोलिए। साल तक रूल किया, 300 साल तक, तो कुछ ना कुछ तो देके जाएंगे ना वो तो आप ऐसे ही देख तो नहीं रहे जाएंगे। सब 300 हर ईयर्स तक चीज रूल के करना। मैंने बोला ना कि हर चीज का अपना निगेटिव प्लस प्लस पॉइंट है, दोनों चीजें हैं। तो उन्होंने कुछ दिया भी है हमें, हमसे बहुत कुछ छीना भी है उसके एवज में। ये आप लोग वैसे पढ़ोगे आर्कियोलॉजिकल पॉइंट है, हिस्टोरिक पॉइंट के अंतर्गत, तो आप लोग देखेंगे तो जितना रेवेन्यू बाकी जगह से उनको जनरेट नहीं हुआ है उसको अकेले भारत ने पूर्ति की है। चाहे वो भारत से खनिज लवण का मामला हो, खनन क्षेत्र का मामला हो, आपके बाकी क्रॉप प्रोडक्शन का मामला, वो सभी चीजें भारत में उत्पादित होती है। भारत उसका खुद काम नहीं करता था, सॉरी खुद उसका उपयोग नहीं करता था, बल्कि वो उनके बाहरी जो देश होते हैं उन वहां पर एक्सपोर्ट कर दिए जाते थे। तो बहुत कुछ चीजें हैं, हर एक चीज का अपना प्लस पॉइंट होता है, हर चीज का अपना माइनस पॉइंट होता है, तो वही सही चीजें हैं। तो भारत में जो दास प्रथा थी पहले, इसका कोई स्वरूप निर्धारित नहीं था कि ये कानूनी है गैर कानूनी, नहीं, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन इस एक्ट के द्वारा जो भारत में दास प्रथा थी उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। साथ में यह भी प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल को इस एक्ट के द्वारा निर्देश दिया गया कि भारत में दास प्रथा समाप्त करने के लिए वो इस एक्ट के थ्रू आवश्यक और कड़े कदम उठाए, जिससे कि भारत में जो दास प्रथा फैली हुई है, जिसमें लोग गुलाम बना लिए जाते थे, दास बना लिए जाते थे, उसको क्या किया जा सके, समाप्त किया जा सके। तो ये तो बात हो गई आपके चार्टर एक्ट 1833 की। अब आते हैं चार्टर एक्ट 1853 की तरफ। ठीक है, इसमें किसी कोई कंफ्यूजन भैया? सर ये दास प्रथा उन्मूलन कौन किया, किसने किया था? अब मुझे ध्यान नहीं, कहा गवर्नर जनरल का नाम पूछ रहे हैं आप? हाँ मतलब उस मोमेंट में 1833 चार्टर एक्ट में जो होंगे तो वही ना किए होंगे इसको। 1833 का जो चार्टर एक्ट है ये 1833 वर्ष तक की थोड़ी रहा कि 1833 तक ही सीमित रहा। तो जब तक तो दास आपका प्रथा कब चार्टर आई? एक्ट 1800, हाँ तो दास प्रथा कब खत्म हुआ, मतलब कौन से ईयर में? ये मुझे एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है, मुझे एक बार रिमाइंड करा दीजिएगा, मैं आप लोगों को इसका उत्तर दे दूंगा। ओके गवर्नर जनरल का नाम और साथ में किसने कब क्या किया, ये चीजें हमको रिमाइंड करा दीजिएगा एक बार, इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको दे दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं चार्टर अधिनियम 1853 के तहत। देखिए जो चार्टर अधिनियम 1853 है उसमें यह कहा गया कि संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की जाएगी और इसी परिषद ने आगे चलकर लघु संसद का रूप ग्रहण कर लिया। मतलब क्या है कि भैया इतना बड़ा, अब देखिए पहले क्या था कि एक सीमित प्रेसिडेंसी तक, एक सीमित स्थान पे ब्रिटिशर्स का शासन होता था, इसीलिए उनकी छोटी मोटी जो काउंसिल थी उससे उनका काम चल जाता था। वो नियमों का निर्माण कर लेते थे, बाकी उस स्थान पे उस रूल के थ्रू, उस लॉ के थ्रू अपना वो क्या कर लेते थे, एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसको वो कंडक्ट कर लेते थे। लेकिन इस एक्ट के थ्रू जब उनका ऑल ओवर इंडिया में कैप्चर हो गया, उन्होंने ऑल इंडिया को कैप्चर कर लिया, उनका जो रूल्स था वो लागू हो गया, तो उनको सिंपल सी बात है एक ऐसी इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता पड़ेगी जो कि लॉ मेकिंग हो, बाकी जो चीजें थी उनको काम कर रहे हैं। तो इसीलिए भारत में सबसे पहली बार इसी दृष्टि से देखते हुए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई।
जिसको हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से भी जानते हैं। ये जो विधान परिषद की स्थापना की गई, यही विधान परिषद आगे चल के डेवलप्ड होके, अपडेट होके मिनी पार्लियामेंट के रूप में जाने जाने लगी। ध्यान रखिएगा, ये मिनी पार्लियामेंट इंडिया के लिए नहीं था, ये उनके रूल के लिए था। पहले ये एज अ फॉर्म ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में स्टैब्लिश की गई, विधान परिषद के रूप में स्टैब्लिश की गई, लेकिन बाद में यही लेजिस्लेटिव काउंसिल मिनी पार्लियामेंट अर्थात लघु संविधान का रूप ग्रहण करेगी। तो आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि भारत में पृथक विधान परिषद की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई? तो ये किया गया आपके चार्टर एक्ट 1853 के अंतर्गत। ठीक है, किसके स्थापना आपने बोला सर? वो थोड़ा सा आपका वॉइस ब्रेक हो गया था बीच में, वो साइलेंट हो गया। पृथक विधान परिषद। अच्छा, ओके। जी हाँ। दूसरा पॉइंट ये है कि भारत में जो सिविल सेवा परीक्षा होती है, ठीक है, ये परीक्षा पहले केवल और केवल अंग्रेजों के लिए थी, जिसमें उनके अधिकारी बनते थे, पुलिस अधिकारी होते थे, बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनते थे, ये सिविल सेवा के माध्यम से अंग्रेजों को नियुक्त किया जाता था। जो भी उस एग्जाम को पास करेगा, सिविल सेवा सर्विस को पास करेगा, उसमें क्या था, भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। लेकिन इस एक्ट के थ्रू पहली बार ऐसा हुआ कि सिविल सेवाओं में, परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूं अभी, सिविल सेवाओं में पहली बार भारतीयों को शामिल करने का जो प्रावधान किया गया, वह किया गया इस एक्ट 1853 के द्वारा। तो ध्यान रहे कि भारत में सिविल सेवाओं में भारतीयों को जो स्थान प्राप्त हुआ, वो हुआ है चार्टर एक्ट 1853 के माध्यम से। ठीक है, कि भारत में पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किस एक्ट के थ्रू हुआ? ये हुआ है चार्टर एक्ट 1853 के साथ। वहीं पर एक और इंफॉर्मेशन है 1853 संबंधित, वो जान लीजिएगा कि चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ही जो निदेशक मंडल होता था, जो विभिन्न प्रकार के कार्यों को करता था गवर्नर जनरल के साथ में ही, मैं परिषद की बात नहीं कर रहा हूँ, निदेशक मंडल की बात कर रहा हूँ। निदेशक मंडल की अभी तक की सदस्यों की संख्या 24 हुआ करती थी। इस एक्ट के द्वारा 24 से घटाकर उनकी संख्या कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। ये एज एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़ लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपके 2 पॉइंट इसमें 1853 में इंपॉर्टेंट है कि पृथक विधान परिषद की स्थापना कब की गई, दूसरा कि पहली बार भारतीयों को सिविल सेवा में स्थान किस एक्ट के द्वारा मिला। तो आपको ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखने। इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये जान लीजिए कि निदेशक मंडल जो था, उनकी सदस्यों की संख्या 24 से घटा कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। साथ में एक नई चीज और जान लीजिए इस एक्ट की कि जो गवर्नर जनरल में की परिषद में 6 नए सदस्यों की वृद्धि कर दी गई। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों की क्या कर दी गई? वृद्धि कर दी गई इसी एक्ट के द्वारा। तो 4 इंफॉर्मेशन आयोग क्या हुआ? सिविल सेवा जो आयोग भारत को दिया गया था वो 1833 में दिया गया था। आयोग क्या मैंने क्या बताया अभी? सिविल सेवाओं में पहली बार भारतीयों का सम्मेलन की बात की थी, भारतीयों ने जब भाग लिया था उसकी बात कही थी हमने, परीक्षा की बात नहीं कही थी, सिविल सेवा की परीक्षा की बात नहीं कही। हमने ये बोला कि सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल किया गया, वो कब किया गया? परीक्षा अलग विषय है और आपका शामिल करना अलग विषय है। अभी आगे आएगा तो सब कुछ बताएंगे आपको। है ये तो हो गया बात आपका चार्टर एक्ट 1853 के बारे में। अब कुछ चीजें आइए जल्दी से बात कर लेते हैं। जो अगला इंपॉर्टेंट है, भारत शासन अधिनियम 1858 के बारे में। सर आप इसको इरेज कर देंगे व्हाइट बोर्ड वाला? वो लग रहा है कि वही हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं, 1833 का ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला जो है आपका है भारत शासन अधिनियम 1858। इसकी सबसे पहली खासियत तो ये जान लीजिए कि भारत में सबसे पहले हमने आपको बताया था कि शासन करने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक इंस्टीट्यूशन की स्थापना की थी जिसे कहा गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल।
हमने कल की क्लास में बताया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक इंस्टीट्यूशन की संस्था की स्थापना की गई थी, जिसके माध्यम से वो क्या कर रहे थे, शासन को संचालित कर रहे थे। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा रिमाइंड करने की कोशिश करूंगा, तो बताइए किसी को जानकारी है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी? सर किस एक्ट के द्वारा? ठीक है, वेरी गुड। और कोई? इंडिया एक्ट 74। यस सर, 1784 का पिट्स इंडिया जी हाँ, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा जो आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, और बाद में जाकर एक और की स्थापना की गई थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये दो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे, जिसके माध्यम से ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। तो जब ये भारत शासन अधिनियम 1858 आया, तो सबसे पहले तो इन्होंने इन्हीं दोनों को समाप्त किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। इन दोनों को इन्होंने समाप्त करके जो उनके अधिकार थे, उनके अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंप दिया गया। ध्यान रखिएगा, किसको किसको समाप्त किया गया? भारत में दो इंस्टीट्यूशन इसमें स्थापित किए गए थे, जिसको हम लोग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते थे। इन दोनों को समाप्त करके उनका जो अधिकार था वो ट्रांसफर कर दिया गया एक ब्रिटिश मेंबर को, और जो वो ब्रिटिश मेंबर था वो जाना जाता है भारत राज्य सचिव के नाम से। तो आपके एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि भारत में भारत राज्य सचिव का पद किस एक्ट के थ्रू बना? तो ये जो भारत राज्य सचिव का पद आया है, ये कॉन्सेप्ट आया आपके भारत शासन अधिनियम 1858 के थ्रू। ठीक है, वैसे भारत राज्य सचिव के अंतर्गत किसके किसके अधिकार शामिल किए गए, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा के। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकार इसमें आए। दूसरा पॉइंट जल्दी से जान लीजिए, समय कम है, उसके बाद आप लोगों की हिस्ट्री की तुरंत क्लास लेनी है। दूसरा ये है कि भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए, जो अभी पद मैंने बताया कि जो भारत राज्य सचिव है, इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक नए संस्था का गठन किया गया, जिसको नाम दिया गया भारत परिषद। भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन कि भारत परिषद का गठन किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो यह किया गया भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। या फिर यही क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ सकता है कि भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा निर्मित जो भारत परिषद थी, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15 सदस्यीय समिति थी, ये संस्था थी। और सबसे लास्ट पॉइंट जो आपको जानना चाहिए इस एक्ट का, वो ये है कि भारत के गवर्नर जनरल को पहला जो, देखिए हमने पहले बताया कि पहला बंगाल का गवर्नर जनरल जाना जाता था, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू हुआ था। उसके बाद चार्टर एक्ट 1833 के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब इस एक्ट के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा, जो भारत का गवर्नर जनरल था, अब उसको भारत का वायसराय कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? वायसराय की उपाधि दी गई। तो गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई, और ये अब सीधे तौर पे जो ब्रिटिश क्राउन था, जो कि पार्लियामेंट में मौजूद होता था, इसका सीधा ये प्रतिनिधित्व करता था। और एग्जाम्पल में सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज आपको जानना है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है: बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? किसी को जानकारी है? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, जी हाँ। इनको स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं कि नहीं? किसको कहते हैं स्थानीय स्वशासन का जनक? अच्छा जी सर, अच्छा। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? अरे भाई, वीडियो अपलोड किए थे, वीडियो का लिंक भी आपके सर ने शेयर किया था। लॉर्ड रिपन का नाम सुना है? जी सर, लॉर्ड रिपन, सही बोले। अच्छा, अब इनको ध्यान आया ना, कोई बात नहीं। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, और लॉर्ड रिपन का जो मैंने नाम लिया, इन्होंने भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। इसीलिए भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक
लॉर्ड रिपन महोदय को कहते हैं। ठीक है, तो भैया आज के लिए आपके पॉलिटी के क्लास में बस इतना ही। बोल दीजिए। सर स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दे दी गई है। यदि आप लोग चाहेंगे तो आप लोगों ने यदि चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो उसमें आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, रिसेंट का ही वीडियो है। मैंने कर लिया सब्सक्राइब सर, और बाकी सब भी कर लीजिए। हाँ, तो उसमें सभी जानकारियां आपके रिलेटेड टू टॉपिक उसमें अवेलेबल हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो भैया देखो, हिस्ट्री भी पढ़ानी है तो मिलते हैं हिस्ट्री क्लास में। क्या 5 मिनट रेस्ट करेंगे भी आप लोग कि तुरंत ज्वाइन होंगे? नो सर, 5 5 मिनट मिनट रुक जाइए। सर 5 मिनट, जस्ट 5 मिनट, ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि देखिए एक्चुअली है क्या ना कि हमारा 9 बजे से शाम के 5 बजे तक लगातार क्लास है मेरा खुद का, इसीलिए मैंने टाइमिंग को सुबह कराया है। तो आप लोगों को 8:30 बजे तक मैं फ्री कर दूंगा, उसके बाद मेरे को खुद भी खाना है कुछ, उसके बाद चला जाऊंगा। तो यदि संभव हो पाए तो कहिए तो क्लास का टाइमिंग कुछ और पहले रख दें। ना टाइम सही है। टाइम सही है, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो ठीक है, बात 5 मिनट आप लोग रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक। थैंक यू सर। ओके।